हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। यूजीसी नेट लॉ जून 2024 के एग्जाम्स डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। अभी से ओनली 4 मंथ्स आर लेफ्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने इन 4 मंथ्स को यूटिलाइज कर सकते हैं सो दैट आप इस जून वाले सेशन में अपना जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर जाओ। इस जून वाले टर्म में आपका एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिले करोगे आपके लिए मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जाएगी। क्योंकि आने वाले टाइम पे ये जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो भी चेंज होने वाला है, और साथ ही जो हमारे क्रिमिनल लॉज और आईटी लॉज है उनमें भी काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको फिर से नई सिरे से सारी तैयारी सारी पढ़ाई करनी होगी, जो कि मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप इन 4 मंथ्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें सो दैट जल्दी से जल्दी इस जून वाले टर्म में ही आपका जो एग्जाम है नेट प्लस जेआरएफ वो इस बार क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेस रिलीज से। एनटीए ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया था अपने सितंबर मंथ में ही कि ये जो एग्जाम है यूजीसी नेट का जो सेशन 1 यानी कि जून वाला सेशन 2 हो गया हमारा दिसंबर वाला सेशन, तो जो फर्स्ट सेशन है वो 10 जून से 21 जून के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जो उन्होंने एग्जाम कैलेंडर उन्होंने डिस्प्ले करा था तो वो अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, और जेईई का जो एग्जाम है वो भी अपने निर्धारित फिक्स्ड डेट पर ही चल रहा है। सो अब एनटीए जो है वो इसके थ्रू ये बताना चाह रहा है कि अब वो प्रॉपरली कोविड के बाद से फिर से सिस्टमेटिक तरीके से अपना जो काम है जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवाएंगे। सो जून के एग्जाम के लिए अभी 4 मंथ्स बचे हैं। एग्जाम का रोड मैप तैयार करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके क्वेश्चन पैटर्न के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। पेपर 1 जो है वो 50 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का होता है, और टोटल हो गए हमारे 100 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, तो 100 मार्क्स हो गए हमारे पेपर 1 के। पेपर 2 जो हमारा मेन पेपर है, जो सब्जेक्टिव पेपर है, लॉ वाला पेपर है, वो भी उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी टोटल 200। तो पेपर 1 और पेपर 2 मिला के हमारा जो कंप्लीट पेपर है वो 300 मार्क्स का होता है। टाइमिंग 3 आवर्स की है, यानी टोटल 180 मिनट्स होते हैं हमारे पास में इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और आप बीच में कभी भी पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में स्विच कर सकते हैं, आप अपने पूरे टाइम को दोनों ही पेपर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसलिए मैंने ये भी बताया कि इस बार जून वाले टर्म में ही आप अपने एग्जाम को क्लियर कर जाएं, क्वालिफाई कर जाएं, वरना आने वाले टर्म में जिस तरह से हमारा कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, आपने ये भी देखा होगा कि हमारे जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है वो भी टाइम टू टाइम हर बार बढ़ ही रहा है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग वाला जो हमारा प्लस पॉइंट, एक बेनिफिट पॉइंट होता है नेट एग्जाम में कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हो सकता है आने वाले टाइम में इस पैटर्न को भी चेंज कर दिया जाए। इसलिए आप अभी ही अपने इन 4 मंथ्स को यूटिलाइज करके जून वाले एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। पेपर जो है वो 2 लैंग्वेजेस में है, हिंदी प्लस इंग्लिश, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, यानी कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होता है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। इसको लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में कि जून वाले एग्जाम में जो सिलेबस है वो पुराना सिलेबस रहेगा या नया सिलेबस रहेगा। अगर सिलेबस चेंज होना होता तो देयर वर हाई चांसेस कि ये जनवरी एंड तक नोटिफिकेशन जो है उससे रिलेटेड आ गई होती, क्योंकि एनटीए को भी पता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद से ही अगले टर्म की तैयारी जो है वो शुरू कर देते हैं। सो अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। सो आप ऐसा ही मान के चलेंगे कि जो हमारा सिलेबस है वो पुराना सिलेबस ही रहेगा, अभी तक सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं आए हैं। सो पेपर 2 पैटर्न्स में डिवाइडेड है, 2 पेपर्स में डिवाइडेड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो कि कॉमन पेपर होता है रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का, सेकंड पेपर है हमारा लॉ वाला पेपर। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन की। ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है जो आप लोगों को समझना चाहिए अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं, बिगिनर हैं, उसके लिए भी। सेकंड में अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा और आप जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप तो इन सब चीज़ों से अवेयर ही होंगे। थर्ड जो कि प्रैक्टिसिंग स्टेज पर है, यानी कि जो टाइम टू टाइम एक पहले भी एग्जाम दे चुके हैं बट उनका नेट क्लियर नहीं हुआ है, तो वो भी इस पैटर्न को अच्छी तरह से समझते होंगे। अगर आपने पीवाईक्यू देखा है
जो नेट का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको अगर आपने देखा है तो आपको समझ आया होगा कि जो पहले का एग्जाम का पैटर्न था, जो क्वेश्चंस का पैटर्न था वो बहुत अलग था और अब का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो काफी डिफरेंट हो चुका है। पहले सिंपल एमएसओ यानी कि जो हमारा मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन है कि सिंपली एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सपोज जैसे ये जो थेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो कौन से सेक्शन में दिया गया है, ओके, और आपको ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सिंपली आपको उनमें से चूज करना होता है। जनरली मैच द कॉलम ही पूछा जाता था कि ये एक कॉलम में आपके सेक्शंस लिखे गए हैं, एक कॉलम में प्रोविजन लिखे गए हैं और हमको इनको मैच करना है। ये क्वेश्चन अभी भी आते हैं। पहले सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे, जैसे हमने बताया कि थेफ्ट कौन से सेक्शन में लिखा गया है, फिर हमारा मर्डर कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया, पनिशमेंट कौन से सेक्शन में है। तो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पहले पूछे जाते थे और पहले एजर्जन रीजन के भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते थे। बट अभी जब हम लास्ट के 2020 कोविड के बाद का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे बेसिकली, तो उसमें क्वेश्चन पैटर्न में काफी चेंजेस आ गए। अब बहुत ही न्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अब आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे, परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते, कंसेप्चुअल, आपका जो माइंड है वो कितनी क्लैरिटी से किसी टॉपिक को समझ रहा है। क्योंकि अभी जैसे कि हमने बताया कि ये जो एग्जाम का लेवल है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। डिफिकल्ट इन द सेंस क्योंकि अभी के सोसाइटी में वो वाला टीचर नहीं चलेगा जो सिर्फ इतना बता दे कि ये सेक्शन में थेफ्ट है। अब आप नेट क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलेगी, यानी कि आप टीचर बनोगे, आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो पढ़ाने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकेंड, रीड इन बिटवीन द लाइन्स। बेयर एक्ट में सेक्शन में क्या लिखा गया ये तो कोई भी स्टूडेंट बुक खोल के पढ़ सकता है, लेकिन आप नेट क्वालिफाई कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, तो आपको पूरा वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन उस सेक्शन के बारे में क्या लिखा गया है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और अब ये जो नेट वाला एग्जाम है वो इन्हीं चीजों को चेक करता है कि आपने वो जो एक्ट है वो पूरा पढ़ा है या नहीं, या फिर आपने सिंपली सेक्शन और कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि इस सेक्शन में ये लिखा गया है, दैट्स इट। आपको रीड इन बिटवीन लाइन्स पूछना है जो इन बिटवीन लाइन्स है वो पूछा जाता है, तो उसको अच्छे से डीपली किसी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे कि बताए कंसेप्चुअल बेस्ड है, ये आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है। प्रैक्टिकल लेवल पर आप उस सिचुएशन पे किस तरह से अपने पढ़े हुए लॉ को अप्लाई करोगे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करता है। इसलिए जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा अप हो गया है अभी आने वाले टाइम पे, और ये और भी टफ होने के चांसेस है। यूनिट्स जो है उनको मिक्स कर दिया गया है। 10 यूनिट्स हमने पता है पेपर 1 में भी होते हैं, पेपर 2 में भी होते हैं, बट अभी ऐसा नहीं है कि जो एक क्वेश्चन है वो हमारा सिर्फ एक ही यूनिट से पूछा जाएगा। 2-3 यूनिट को मिक्स करके एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है और उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट्स को मिक्स करके पूछा जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि 10 यूनिट्स में से हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन इक्वली डिवाइडेड है। अभी बहुत ही अनबैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर आता है। अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तब आपको ये चीज़ खुद भी क्लियर हो जाएगी, या फिर मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस वीडियो बनाया है अगर आप उनको देखोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि जो क्वेश्चन पेपर वो बहुत ही अनबैलेंस्ड आता है। एक यूनिट से ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 100% पूछे ही जाएंगे। देयर आर चांसेस कि कुछ यूनिट्स को स्किप भी किया जा सकता है, या किसी किसी यूनिट से 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाए और किसी एक यूनिट को उठा करके 10 क्वेश्चन पूछ दिया जाए। इसलिए जो आपका एग्जाम का सिलेबस तो बेसिकली चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन पैटर्न है ये काफी हद तक चेंज हो गया है आफ्टर कोविड। तो अभी आपको क्या करना है, इन डिटेल रीड इन बिटवीन लाइंस पढ़ाई करनी है। एक क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, इस बार नहीं इसके पहले वाले टर्म में, जो हमारे बेयर एक्ट का शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड ये सब होता है ना, जिसको हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, 1-2 सेक्शन 1-2 इन सबको कौन पढ़ता है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डेफिनेशन भी कई बार स्किप कर जाते हैं और उसके आगे से अपनी जो पढ़ाई वो शुरू करते हैं। बट क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड होता है सेक्शन 1-2 उनमें से फ्रेम किए गए थे, जो कि जनरली स्किप कर दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा रीड इन बिटवीन लाइंस, आपको हर एक चीज पढ़नी होगी। बेयर एक्ट से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें जो एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं, जो उसमें इलस्ट्रेशंस होते हैं, उन सबको भी पढ़ना है, क्योंकि उनमें से भी कई बार जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सो ऊपर से पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आप सीरियसली एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, जीआरएफ को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो अपनी एफिशिएंसी आपको दिखानी होगी, ताकि नेट एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर करके अपना जीआरएफ क्वालिफाई कर जाओ। पेपर 1 के सिलेबस की बात करें तो इसमें पासिंग मार्क्स होते हैं। ऑब्वियसली देखिए,
अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है और 2 पेपर है तो आप सिर्फ किसी एक पेपर के भरोसे नहीं रह सकते। पेपर 2 लॉ हमारा मेन पेपर है, उस पर तो फोकस करना ही है, लेकिन पेपर 1 पे भी आपको इक्वल ध्यान देना होगा। अगर आप JRF के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो, नेट के लिए कर रहे हो तो भी आप पेपर 1 पे ध्यान दे दो, सो दैट अगर पेपर 2 थोड़ा सा टफ भी आए तो आप अपने कंप्लीट पेपर को बैलेंस कर पाओ, है ना। तो वैसे तो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है पेपर 1 के लिए वो 40 होती है, यानी कि 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 आपको करेक्ट करने ही होंगे। तो पेपर 1 को आप छोड़ नहीं सकते हो कंप्लीटली, आपको पेपर 1 भी पढ़ना होगा। इसमें से अब जैसे हमने बताया कि पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, तो जैसे ये जो यूनिट्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर हमारा आ जाता है कम्युनिकेशन। अब क्या होता है ना कि टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन, इन तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिर्फ अगर आप ऐसा सोचोगे कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लेंगे, रिसर्च और कम्युनिकेशन छोड़ देंगे, तो वो आधी अधूरी पढ़ाई आपकी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इन तीनों को मिक्सअप करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये कॉम्प्रिहेंशन, अब आप इसमें से छाट लो, अपना स्मार्टली यूनिट्स को चूज कर लो कि अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट कर लिया तो 5 क्वेश्चन इसमें से सिक्योर हो गए। जो DI होता है हमारा, अगर DI आपने अच्छे से कर लिया तो DI के भी 5 क्वेश्चन सिक्योर हो गए। तो ये जो पासिंग मार्क्स 20 है उसमें से 10 क्वेश्चन जो हैं वो तो वैसे ही सिक्योर हो गए। फिर थोड़ा बहुत आप मैथ्स देख लो, लॉजिकल रीजनिंग देख लो, फिर जो अपडेटेड चीज़ें हैं ICT के, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट के और हायर एजुकेशन के, इनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप चूज कर लो आउट ऑफ 10 8 यूनिट आप चूज कर लो जिन पे आप अच्छे से तैयारी करोगे, अपनी जो पकड़ है वो स्ट्रांग बनाओगे तो भी सफिशिएंट है। जरूरी नहीं आपको पूरे 10 के 10 यूनिट्स पढ़ने हैं, वो आप स्मार्टली चूज कर लो कि जिसमें आपकी समझ अच्छी है, जिसको आप इजीली ग्रास्प कर सकते हो। तो 10 में से 8 यूनिट आप चूज करके उसके लिए अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो इसमें भी मिनिमम 40 जो है वो पासिंग मार्क्स है, यानी कि इसमें भी आपको जो 200 क्वेश्चंस हैं उनमें से 100 क्वेश्चंस हैं उनमें से 40 जो है 40% लाना होगा। ऑब्वियसली मिनिमम मार्क्स तो खैर इसमें मैटर ही नहीं करता, क्योंकि अगर आपको नेट और JRF करना है तो एटलीस्ट आपको 70 के अप्रॉक्स 70% के अप्रॉक्स जो है मार्क्स वो लाना होगा। तो अगर आप पेपर 1 में 40 ला रहे हो और इसमें भी 40 ही ला रहे हो सिर्फ पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स से फर्क कोई आप क्वालिफाई नहीं कर जाओगे। क्वालिफाई करना है तो एटलीस्ट आपको अपना जो टारगेट है वो 70-75 के अप्रॉक्स रखना चाहिए। पेपर 2 लॉ में हमारे ये 10 यूनिट्स हैं, जुडिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कमर्शियल लॉ, फैमिली लॉ, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। यूनिट्स 10 है लेकिन सब्जेक्ट्स हमारे पास 10 से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और एड लॉ मिला हुआ है, इंटरनेशनल लॉ के साथ IHL मिला हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास 10 यूनिट्स है लेकिन सब्जेक्ट्स ज़्यादा है। इनमें से भी आप ऐसे चूज कर सकते हो कि आउट ऑफ 10 कोई 8 यूनिट जो है वो आप चूज कर लो कि जिन 8 यूनिट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, सो दैट आप जो एग्जाम है वो पूरा कंप्लीटली बैलेंस कर लो। अभी से देखते हैं, हमारे पास हो गए टोटल 20 यूनिट्स, पेपर 1 के 10 एंड पेपर 2 के 10, 20 यूनिट्स हैं। और अभी से 4 मंथ्स की जब हम बात कर रहे हैं तो यानी कि अप्रॉक्स 120 डेज हमारे पास है। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप एक यूनिट पर 6 दिन देते हो, यानी एक वीक अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देते हो एक यूनिट पर, तभी आपका विद इन द टाइम जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो। क्योंकि अभी से अगर आप टाइम से पढ़ते जाओगे तो लास्ट मोमेंट पे आपके पास बर्डन नहीं आएगा। सो जो चीज़ें है, जो केस लॉज है, जो PYQs है, इन सब के साथ साथ में आप यूनिट वाइज जो है अपने डेज को डिवाइड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यूनिट 1 है जुडिस्प्रूडेंस का। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आप टॉप आउट ऑफ 10 8 यूनिट चूज कर रहे हो और आप जुडिस्प्रूडेंस या कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दोगे, तो ये दिस इज नॉट गुड, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। जो कुछ यूनिट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और जिनसे हर बार क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उन यूनिट्स को आप स्किप ना करें। जुडिस्प्रूडेंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ योर सिलेबस। जुडिस्प्रूडेंस को अच्छे से पढ़ना है। अभी देखते हैं, पहले इसमें क्या था कि थ्योरी बेस्ड सिंपल क्वेश्चन आते थे कि ये थ्योरी कौन से जुडिस ने या कौन से प्रोफेसर ने दी है। अब क्या कर दिया इन्होंने, लेवल अप कर दिया।
अब थ्योरी का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है वो ये लिख देते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि ये कौन सी थ्योरी है और इस थ्योरी के सपोर्टर कौन कौन से हैं, मतलब जिन्होंने बनाया वो तो ठीक है, बट इनके सपोर्टर कौन कौन से जूरिस्ट हैं ये भी आपको बताना होता है। फिर बुक वाले से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। पहले सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे कि इस बुक को सिंपली बुक के ऑथर कौन है। अब क्या हो गया, जब से ये अमित शाह जी ने एक बार ये क्रोनोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट ला दिया है, उसके बाद से ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने वाले क्वेश्चन नेट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो अब ऑथर को भी, बुक्स को भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है। यानी कि सिर्फ आप बुक और ऑथर पढ़ने से नहीं होगा, आपको ईयर भी याद कर रखना होगा कि कौन सी बुक पुरानी है, कौन सी नई है, किसने पहले लिखा, किसने बाद में लिखा, क्योंकि ऑथर्स को बुक को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए भी पूछा जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको अपने जुरिस्प्रूडेंस की तैयारी करनी है। इसमें लॉ एंड मोरालिटी वाला कॉन्सेप्ट भी इजी है, राइट एंड ड्यूटी वाला कॉन्सेप्ट भी इजी है। जो मेजर प्रॉब्लम डिफिकल्टी कह लो आप, वो फर्स्ट वाले पोर्शन से आती है, नेचर एंड सोर्सेज स्कूल वाले पोर्शन से, क्योंकि इन सबको मिक्स करके ना जो क्वेश्चन है वो इतने इन बिटवीन पूछे जाते हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल डीपली कॉन्सेप्ट वाले से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जाता है। तो अगर आप किसी भी सोर्स को, किसी भी स्कूल को पढ़ रहे हो तो उसके कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़े कि एक्चुअली में उस स्कूल के सपोर्टर, उस स्कूल के फॉलोवर किस टाइप की थ्योरी को, किस टाइप के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, तब आप इस जुरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को 100% इजीली क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। तो ये भी हमारे जो सब्जेक्ट है उसका एक मेजर यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से भी आप नहीं समझ लो तो मोर देन 5 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, मिनिमम तो 5 है, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन भी कई बार कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि दूसरे यूनिट से या दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेट करता है। कई बार फैमिली लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोनों मिला करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि फैमिली लॉ के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बेस हो गया, इसके बेस पर ही बाकी दूसरे लॉज बने हैं। तो अगर किसी दूसरे लॉ में, फैमिली लॉ में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इसलिए से 2 यूनिट का मिक्स्ड क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले पोर्शन को भी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसमें जो रिसेंट अमेंडमेंट हो रहे हैं, कौन सा अमेंडमेंट शेड्यूल कौन सा है, कौन से ईयर में अमेंडमेंट हुआ है, तो इन सब चीजों को भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पढ़ना चाहिए। ये जो सिलेबस है, ये कंप्लीट पीडीएफ सिलेबस आपको यूजीसी नेट के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। 3rd यूनिट है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड आईएचएल। 4th में लॉ ऑफ क्राइम्स में हमारा आईपीसी है, और आईपीसी के भी जो चैप्टर्स है वही है। इसमें सीआरपीसी और एविडेंस आपको नहीं पढ़ना होता है। थियोरीज ऑफ पनिशमेंट एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको आपको समझना चाहिए और याद रखना चाहिए। बाकी इनमें से भी सिंपली ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि अबेटमेंट कौन से सेक्शन में है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कौन से सेक्शन में है। इसमें पूछा जाएगा सेक्शन 124 के क्लॉज 3 में क्या है, ठीक है। तो इसलिए आपको कंप्लीट सेक्शन के साथ, सब सेक्शन के साथ जो है कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होगा, समझना होगा और याद रखना होगा। फिर हम आते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बहुत ईजी है, इसमें हमारा मोटर व्हीकल्स और कंपटीशन भी आता है। वैसे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ईजी है, आप चाहो तो मोटर व्हीकल्स और कंपटीशन एक्ट छोड़ भी सकते हो। टॉर्ट को आप कंप्लीटली पढ़ लें, सो दैट इज सफिशिएंट। कमर्शियल लॉ की बात करें तो दिस इज वेरी इजी, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक क्वेश्चंस हैं इसमें, लेकिन साथ ही साथ अगर आप बेयर एक्ट फॉलो कर रहे हो तो एक्सप्लेनेशंस और इलस्ट्रेशंस को अच्छे से समझ के पढ़ना है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। पार्टनरशिप और लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी से भी क्वेश्चन होते हैं। कंपनी लॉ इज देयर, कंपनी लॉ से लास्ट टाइम शायद 1 या 2 ही क्वेश्चन आया था, बट फिर भी आपको इसको छोड़ना नहीं है। आप चाहो तो ये पार्टनरशिप छोड़ सकते हो, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स भी छोड़ सकते हो, बट फिर भी इसमें से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, अदरवाइज आपके लक पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो आप इसमें से पार्टनरशिप छोड़ सकते हो, पार्टनरशिप एंड एलएलपी, अदरवाइज इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड कंपनी लॉ। फिर फैमिली लॉ, इसमें माइनॉरिटी गार्जियनशिप जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, बट अभी रैंडम ये लोग 1-2 क्वेश्चंस थ्रो कर देते हैं, तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैरिज वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर आप फैमिली लॉ को पढ़ रहे हो तो आपको सारी ही चीज़ें पढ़नी चाहिए। मैरिज लॉ, अडॉप्शन लॉ, फिर सक्सेशन लॉज, ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैमिली लॉ के। एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, फिर हमारा आईपीआर एंड आईटी लॉज है, एंड द लास्ट यूनिट इज कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। ये अभी एक
इमर्जिंग न्यू यूनिट है, लेकिन अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होने लगे हैं। सो इस यूनिट को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। देखिए जो सोसाइटी में चल रहा है, क्योंकि अपडेटेड रहना ज़रूरी है, जो क्वेश्चन है वो अपडेशन पे ही पूछा जाएगा कि आप टीचर हो तो आपको अभी सोसाइटी में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि दूसरे कंट्री में क्या लॉज है, वो लोग किस बेस पर डेवलप हो रहे हैं और हमारी कंट्री किस तरह से चल रही है, दोनों का कंपैरिजन। इसलिए ये कॉर्पोरेट कंपैरेटिव पब्लिक लॉ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इस यूनिट को भी अच्छे से पढ़ना है और इसको भी, इस पर भी अपना फोकस जो है वो रखना है। अभी के टाइम पे जो PYQs है आप यूनिट वाइज सॉल्व करना शुरू करें। PYQ सॉल्व करने से, जैसे आपने एक यूनिट कंप्लीट प्रिपरेशन कर ली, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा करके उस यूनिट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर दें, तो जिससे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की हुई है। ओके, सो आई होप इस वीडियो के थ्रू काफ़ी सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो गए होंगे। मैं मेरे साथ आप अपने UGC नेट जून एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी है, बहुत सारे वीडियोस है और मैं टाइम टू टाइम अपडेटेड वीडियोस भी यूनिट से रिलेटेड लाती रहूंगी, सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ आप लोगों की इस जून एग्जाम में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड गिव योर लव टू लॉ गुरुकुल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।